हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूं, जो आज हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा और आपकी वैकेंसी निश्चित रूप से इस महीने या अगले महीने देखने को मिल जाएगी। तो इसमें इसके बारे में खबर डेली कुछ ना कुछ मिल रही है, तो आप इन प्रैक्टिस सेटों को करके जाइएगा। पहले से ही तैयार रहिए, इसके ज़्यादा समय नहीं मिलते हैं, 1 से 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2.5 महीना समय मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी को तेज़ी कर दीजिए। तो आज हम आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं हिंदी के, जो डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट देंगे। आप इन्हें करेंगे तो अच्छे अंक जरूर हिंदी में प्राप्त करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न करें, इनमें से कौन सा शब्द सही है। तो आपको यहाँ वर्तनी दी गई है, उसमें आपको सही शुद्ध प्रादुर्भाव की आपको सही यहाँ पर वर्तनी शुद्ध करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। प्रादुर्भाव आपकी वर्तनी बी नंबर में आपका शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कि देखिए, आली का पर्यायवाची है। तो आली माने आप जानते हैं क्या होता है? सखी, ठीक, दोस्त। तो बताइए, आली का पर्यायवाची है। तो कह रहे हैं कि सखी, सहेली, भ्रमरी या ये सभी। तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ये सभी आली के सखी, सहेली और भ्रमरी जो है, ये सभी आपके आली का पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, देखिए सखी के आली के पर्यायवाची आप जानते हैं। देखिए, सखी हो गया, सहेली हो गया, भ्रमरी हो गया और सहचरी भी कहते हैं। सहचरी भी कहते हैं, संगिनी भी कहते हैं, संगिनी भी कहते हैं, सहचारणी भी कहते हैं। सहचारणी, तो सहचारणी भी कहते हैं। ठीक, तो इनको भी याद रखिएगा, इसके पर्यायवाची हो गए। अब यहीं पर आप थोड़ा से कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कभी आली पूछता है, आली, अब बड़ा ध्यान नहीं देंगे तो आली पढ़ लेंगे तो भमरा हो जाएगा, तो भंवरा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आली के भी पर्यायवाची जान लीजिए, जैसे भंवरा, मधुकर, मधुकर, भ्रमर, भ्रमर, भृंग, मिलिंद, मधुप और अलिंद। अलिंद ये आली के पर्यायवाची। तो भंवरा, मधुकर, भ्रमर, भृंग, मिलिंद, मधुप और अलिंद जो है, ये आली के पर्यायवाची। तो आली और अली में अंतर है। ठीक है, आली सखी का है और अली भंवरा का पर्यायवाची है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे। मतलब एक शब्द आपको बताना है, कई शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? करें कि आरंभिक कहेंगे, अधोपांत कहेंगे, अधोपंत कहेंगे या अधोपांत कहेंगे या संपूर्ण कहेंगे। ठीक, तो यहाँ बड़ा आके मात्रा पे पर भी ध्यान देना है, मतलब शुद्धि पर भी ध्यान देना है। तो आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे बताइए इसलिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका यहाँ सही कहलाएगा, अधोपांत कहेंगे। तो आरंभ से अंत तक को अधोपांत कहलाता है। अगला है, कहने कि जो मापा ना जा सकता हो, मतलब जिसे आप माप ना सकें, उसके लिए क्या कहलाएगा? कहने कि अमापित, अपर, अनुपेय या अपरिमेय। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? जो मापा ना जा सके, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अपरिमेय। चलिए अगला प्रश्न है, कहने कि परंपरागत उक्ति को कहते हैं। तो परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? कहने कि अनुश्रुति कहेंगे, सूक्ति कहेंगे, विरक्ति कहेंगे या इनमें से कोई नहीं। चलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा, अनुश्रुति कहेंगे। अनुश्रुति कहेंगे परंपरागत उक्ति को। आइए अगला प्रश्न है, देखिए 44 नंबर प्रश्न कह रहे कि विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए प्रत्यय आप प्रत्यय और उपसर्ग से आपसे एक प्रश्न आना ही आना है। तो देखिए प्रत्यय क्या होता है? किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग उन्हें कहते हैं किसी मूल शब्द के पहले जुड़ जाते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ देखिए विलास, तो विलास का आपसे पूछ रहा है प्रत्यय। तो देखिए बिल
प्लस आस, तो विल आपका मूल शब्द हो गया, आस आपका प्रत्यय हो गया, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अब देखिए समास से संबंधित आपके प्रश्न आता है, तो समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो कौन कह रहे हैं कि अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, द्विगु समास। देखिए यथाशक्ति में क्या अव्ययी भाव समास में क्या लगा रहता है? उपसर्ग रहता है, उपसर्ग लगा रहता है, ऐसे आप पहचानेंगे। देखिए यथा आपका क्या है? उपसर्ग है, प्लस शक्ति क्या है? मूल शब्द है, मूल शब्द है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अव्ययी भाव देखिए तत्पुरुष समास में आप जब इनको समास विग्रह करेंगे तो उसमें विभक्ति आएंगी, तो उसमें आप उससे पहचानेंगे। और द्वंद्व समास में देखिए दो ऐसे समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, और द्विगु समास में एक संख्यावाची होता है और एक क्या होता है? संज्ञा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास। ज़्यादातर आपको इसमें नंबर से कर लेना है, पता कर लेना है कि जैसे माता नवग्रह, तो 9 आया और ग्रह आया, तो 9 ग्रह, ग्रह आपका संज्ञा, 9 मतलब नंबर, तो 9 ग्रह में आपका द्विगु समास हो जाएगा। त्रिफल, त्रिफल तो 3 फलों का समूह, तो 3 गिनती जिसमें आए उसमें द्विगु समास में। और द्वंद्व समास जैसे माता पिता, दिन रात, तो उसमें आप याद रखिए दोनों पद प्रधान। तो ऐसे आपसे परिभाषा भी पूछता है कि ऐसा कौन सा समास है जो दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास। चलिए, तो इस प्रकार आपका यहाँ ए नंबर यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अगला है अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द आपको यहाँ बतलाना है। अवरोध का विपरीतार्थक शब्द मतलब आपको विलोम बताना है, तो कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, अन अवरोध। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है जो आकाश में विचरण करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? एक शब्द क्या है जो आकाश में विचरण करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? देखिए कह रहे हैं कि रजनीचर, निशाचर, खच्चर या खेचर। सही ऑप्शन देखिए, जो आकाश में विचरण करता है उसको क्या बोलते हैं? नभचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नभचर या खेचर, या खेचर। तो यहाँ पे आपको देखिए नभचर तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो आप क्या लगाएंगे? डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, खेचर। ठीक है, जब नभचर दिखेगा तो नभचर लगाना, और खेचर है तो खेचर लगा दीजिए। तो जो आकाश में विचरण करता है हो तो उसको आप यहाँ खेचर लगाएंगे, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कहने कि नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया है। देखिए आप क्रिया 2 प्रकार पढ़ेंगे, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। ठीक, तो सकर्मक क्रिया जिसमें आपका कर्म भी हो तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें केवल कर्म हो और सकर्मक ना हो, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ देखिए कपड़े आपका क्या है? कर्म है, तो नीता जो कपड़े धोती है, तो कौन सा इसमें क्रिया हो जाएगी? आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला है, कहने की दूध वाला रचना की दृष्टि से है, कहने की रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या संकर है। तो पहले नंबर तो रचना की दृष्टि से शब्द के भेद आपसे पूछता है, या अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होता है ये पूछता है। तो अर्थ के आधार पर ऑप्शन में बना देगा कि 2, 3, 4, 5। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ये आप याद रखिए 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। 3 होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो ये 3 आप याद रखिएगा। अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका खंड निरर्थक होता है, जैसे घर, घर का आप खंड करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यौगिक शब्द कहते हैं 2 शब्दों के मेल से हम उसको यौगिक कहते हैं, जैसे विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पे यौगिक शब्द कहलाएगा। और योग रूढ़ शब्द वो कहलाता है 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे महावीर, महा मतलब बहुत, वीर मतलब बलवान, अर्थात बहुत बलवान। ठीक, तो ये योग रूढ़ हुए। तो यहाँ देखिए दूध वाला कह रहा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा। दूध, देखिए दूध और वाला तो दोनों 2 शब्दों के मेल से बना है। तो देखिए
दूध प्लस वाला, ठीक है। तो दो शब्द हुए, दूध और वाला अलग अलग है, तो यहाँ यौगिक शब्द हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे कि गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है। तो गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। कह रहे कि पीछा छुड़ाना नहीं, नुकसान देना नहीं, प्रतिवाद करना या बहस करना। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, प्रतिवाद करना। गर्दन उठाना मतलब प्रतिवाद करना। अगला है, कह रहे कि निर उपसर्ग से बना शब्द। तो भाई मैंने कहा कि उपसर्ग क्या होते हैं, किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं, तो उपसर्ग से भी आपके प्रश्न आएंगे। उपसर्ग से तो कौन किसमें बताइए, किसमें आपका निर उपसर्ग लगा है। तो कौन से में लगा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा, निर्भय। देखिए निर उपसर्ग हो गया प्लस भय मूल शब्द हो गया। भय मतलब आप जानते हैं डर, ठीक है। तो इस प्रकार आपका निर उपसर्ग कहाँ है, ए नंबर में ऑप्शन में हो जाएगा, निर्भय में। चलिए अगला प्रश्न है, कहना जिसकी परीक्षा हो रही हो के लिए एक शब्द है। तो जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ कौन सा यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाए। तो क्या हो जाएगा, कहने कि परीक्षार्थी, परीक्षक, विद्यार्थी, शोधार्थी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ही सही हो जाएगा। जिसकी परीक्षा हो रही है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, परीक्षार्थी। अगला देखिए, कहने कि धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है। तो कहने कर्म तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है या अपादान तत्पुरुष समास है। तो देखिए धर्म विमुख का आप समास विग्रह करेंगे तो धर्म से विमुख, धर्म से विमुख, धर्म से विमुख जो है इसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो गया। तो आपको यहाँ पर विभक्ति बताना है कौन सा हो जाएगा, कौन सा इसमें समास है। तो कौन सा समास है आपका, तो अपादान तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष समास है। तो अपादान मतलब अलगाव से मतलब है। तो धर्म से क्या हो रहे हैं, विमुख हो रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि उदक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो उदक वही बताना है किस शब्द का पर्यायवाची है। चलिए तो कह रहे हैं जल का, नदी का, झील का, पहाड़ का। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए उदक जो है किसका पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तो जल के पर्यायवाची आप जानते हैं कि जल जैसे वारी भी कहते हैं इसे, वारी, पानी, पानी, नीर, सलिल, तोय, अम्बु, अम्बु भी कहते हैं, जीवन भी इसको कहते हैं, पानी को जीवन, पय, मेघ पुष्प भी इसको बोलते हैं और अमृत भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पानी के पर्यायवाची याद रखिए। तो उदक किसका पर्यायवाची है, जल के। चलिए अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्न में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है। तो दीर्घ संधि इसमें कह रहे हैं कि नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किस में दीर्घ संधि नहीं है। देखिए इत्यादि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि में आपकी कौन सी संधि है, इसमें गुण संधि है। कौन सी, सॉरी यण संधि है। इति प्लस आदि, कौन सी संधि इसमें, यण स्वर संधि है। तो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है, ठीक। तो यहाँ पर इति प्लस आदि में यण संधि है। देखिए कुशासन में आपकी क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। कुश, कुश प्लस आसन, ठीक। तो इसमें आपकी देखिए छोटा बड़ा मिलकर बड़ा होता है तो दीर्घ स्वर संधि होती है। कपीस, कपि प्लस ईस, कपि प्लस ईस। तो छोटी बड़ी मिलके बड़ी हो गया, कपीस हो गया। तो यहाँ पे वर्षा प्लस अत। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, वर्षात, बरसात में भी आपका क्या है, दीर्घ संधि है। कुशासन में भी दीर्घ संधि है, कपीस में भी दीर्घ संधि है। तो इत्यादि में आपकी यण संधि है। तो आपका डी नंबर आपसे हो जाएगा। देखिए नहीं वाला बताना है, कह रहे कि इसमें दीर्घ संधि नहीं है। तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया को का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से प्रत्यय जोड़ने से होता है, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे दुखना, तो दुख
प्लस ना, दुखना, लठियाना, लाठी प्लस ना, ठीक। गुजर, गुजरना, तो गुजर प्लस ना, गुजरना, तो ये नाम धातु क्रिया कहलाएगी, ठीक है। तो नाम धातु क्रिया याद कर लीजिए। सर्वनाम जिस क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से होता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। और यौगिक क्रिया आप जानते हैं, यौगिक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखवाना, आते जाते रहना, बताना, बड़बड़ाना, ये आपकी यौगिक क्रिया कहलाएगी। और सकर्मक क्रिया आप जानते हैं, सकर्मक क्रिया में जिसमें कर्म, ऐसे वाक्यों में जिसमें कर्म भी उपस्थित होता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ भी आप याद रखिएगा, परिभाषाएं भी आपसे पूछता है पिछले दाएं, ठीक है। करें यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे आपको बताना करें कि विशेष है, सर्वनामिक है, विधेय विशेषण है या प्रविशेषण है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यह आम मीठा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण क्या होता है? जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा घोड़ा लाल है, ठीक है। तो यहाँ पर लाल आपका क्या हो गया? विधेय विशेषण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, विशेष किसे कहते हैं भाई? तो विशेष जिस संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे हम विशेष कहते हैं, ठीक है। तो विशेष क्या है? विशेष है विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे हम विशेष कहते हैं। और प्रविशेषण क्या है? जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अनु जो है बहुत सुंदर लड़की है, तो बहुत आपका क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया, ठीक है। तो ये सब आप परिभाषाएं भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में इसका तद्भव शब्द क्या होगा? तो पुष्प का तद्भव शब्द क्या होगा? तो सही ऑप्शन क्या हो, कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा, फूल। क्या हो जाएगा? फूल हो जाएगा, ठीक है। अगला है, कह रहे नीचे दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप बताइए, इसके बाद वे वापस लौट आए। तो इसके बाद वे वापस लौट आए, इसका शुद्ध रूप कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपको यहाँ चुनना है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ए नंबर सही हो जाए, इसके बाद वे लौट आए, इसके बाद वे लौट आए। तो आपका सही ऑप्शन फर्स्ट ए नंबर हो जाएगा। आइए अब देखिए गद्यांश है, तो गद्यांश जल्दी से हम पढ़ देते हैं। तो एक आपको गद्यांश भी आएगा, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए बहुत जल्दी इसको पढ़ेंगे और आपको अपना आंसर इसका हम बताएंगे। देखिए आपको 60 से लेकर कह रहे हैं 63 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। तो यहाँ आपका 64 तक है, सही कर लीजिएगा। कह रहे कि शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास हेतु अनिवार्य है, सही बात है। चलिए इसी गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों का जवाब देना है। शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास हेतु अनिवार्य है। शिक्षा के बिना मनुष्य विवेकशील और शिष्ट नहीं बन सकता है। विवेक से मनुष्य सही और गलत का चयन करने की क्षमता उत्पन्न होती है। विवेक से ही मनुष्य के भीतर उसके चाव और नित्य प्रति होते घटनाओं के प्रति एक छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। शिक्षा ही मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करती है। आगे देखते हैं। शिक्षा से मनुष्य अपने परिवेश के प्रति जागृत होकर कर्तव्य विमुख हो जाता है। स्व से पर की ओर अग्रसर होने लगता है। निर्बल की सहायता करना, दुखियों के दुख दूर करने का प्रयास करना, दूसरों के दुख से दुखी हो जाना और दूसरों के सुख से स्वयं सुख का अनुभव करना जैसी बातें एक शिक्षित मानव में सरलता से दिखने को मिल जाती है। सही बात। आगे देखते हैं। इतिहास, साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि पढ़कर विद्यार्थी विद्वान ही नहीं बनता, वरना उसमें एक विशिष्ट जीवन दृष्टि, रचनात्मक और परिपक्वता का सृजन भी होता है। शिक्षित सामाजिक परिवेश में व्यक्ति अशिक्षित सामाजिक परिवेश की तुलना में सदैव ही उच्च स्तर पर जीवन यापन करता है। ठीक है, आइए आगे पढ़ देते हैं जल्दी से। करें कि परंतु आज शिक्षा का अर्थ बदल रहा है। शिक्षा भौतिक आकांक्षा से चेरी बनती जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा के अंधाधुनीकरण में छात्र सैद्धांतिक शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। सही बात है। आज शिक्षा कैसे हो जा रही है? व्यावसायिक बनती चली जा रही है, शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, समाजवाद, पूंजीवाद, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्य आदि की सामान्य जानकारी भी व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं।
और छोटा से थोड़ा और है पैसे। देखिए करेंगे यह शिक्षा के विशुद्ध रोजगार के है। शिक्षा के प्रति इस प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण अपनाकर विवेकशील नागरिकों को का निर्माण नहीं किया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा रोजगार का साधन न होकर साध्य हो गई। इस को प्रवृत्ति पर अंकुश मतलब रोकाना, अंकुश लगाना अनिवार्य है। जहाँ मानविकी के छात्रों को पत्रकारिता, साहित्य सृजन, विज्ञापन, जनसंपर्क इत्यादि कोर्स भी कराए जाने चाहिए ताकि उन्हें रोजगार के लिए ना भटकना ना पड़े। वहीं व्यावसायिक कोर्स करने वाले छात्रों को मानविकी के विषय जैसे इतिहास, साहित्य, राजनीति शास्त्र व दर्शन आदि का थोड़ा बहुत अध्ययन अवश्य करना चाहिए ताकि समाज को विवेकशील नागरिक प्राप्त हो। कोई कहता है मुझे इतिहास नहीं पढ़ना, मुझे साहित्य, मुझे राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ना। बिल्कुल, इसे पढ़ने से आप समाज में क्या होगा, समाज के बारे में समझेंगे और समाज में क्या हो रहा है, क्या सही है क्या गलत, आप पहचान करेंगे। तो इसे भी आपको पढ़ना चाहिए, अवश्य करना चाहिए ताकि समाज को विवेकशील नागरिक प्राप्त होते रहें, तभी समाज में संतुलन बना रह सकेगा। ठीक है, चलिए यही पैसेज पढ़ना था आपको, इसी से जवाब देना था। चलिए देखिए पहला प्रश्न है, करें कि छिद्रन्वेषी दृष्टिकोण से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका तो क्या हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उपयुक्त और अनुपयुक्त का बोध होना सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए शिक्षा की मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करती है। इस कथन के लिए उपयुक्त विकल्प बताइए। तो उपयुक्त विकल्प इसका कौन सा सही होगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, आपका बी नंबर यहाँ सही हो गया, सहृदयता की भावना का विकास होना। ठीक है, अगला देखिए, करें शिक्षा से मनुष्य स्व से पर की ओर अभिगमन करने लगता है, क्यों। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा, शिक्षा मनुष्य को संवेदनशील बनाती है। ठीक है, अगला देखिए, करें कि वर्तमान शिक्षा भौतिक आकांक्षा की चेरी किस प्रकार बन गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, शिक्षा के मात्र व्यवसायिक पक्ष को देखा जा रहा है। तो ये क्या, इसे व्यवसाय बना दिया गया है। तो आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, आप पढ़े थे उसमें। तो आइए देखते हैं आखिरी है, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो यहाँ पर आपको गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक आपसे पूछता है, जैसे गद्यांश पूरा पढ़े तो उसमें क्या उपयुक्त शीर्षक में महत्वपूर्ण बताया गया है, उसको वही उपयुक्त शीर्षक होता है। तो आपको यहाँ बताइए क्या हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, शिक्षा का जीवन में महत्व बतलाया गया है। ठीक, उपयुक्त शीर्षक होगा। चलिए ये तो पैसेज के 4 प्रश्न थे। तो अब यहाँ पे आपको अगला देखता ना। अब देखिए, कह रहे उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंस है, बताइए। तो किस भाषा का प्रयोग होता है, आपका यहाँ हिंदी भाषा का होता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का प्रयोग राजकीय कार्यों में होता है। ठीक है, अब देखिए एक आता है उर्दू भाषा। ये उर्दू को देखिए, उर्दू भाषा को उत्तर प्रदेश का राजभाषा अधिनियम से 1951 अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश को वर्ष 1989 में राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे कि का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है। कह रहे हैं कि जब कृषि सुखा जाए तो क्या कहना है, अफसोस करना। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, का बरखा जब कृषि सुखाने, करें समय पर काम नहीं हो, समय के व्यर्थ गंवा दिया जाता है, समय का लाभ ना उठाता हो या समय का पालन ना करता हो। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता है। अगला देखिए, करें कि तलवे चाटना इस मुहावरे का प्रयोग तब होता है। तो आपके मुहावरे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। करें कि पांव दबाता है, चांपलूसी करता है, इधर उधर की हाँकता है या तलवों में छाले हो जाते हैं। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, चांपलूसी करना। अगला प्रश्न है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। तो यहाँ गीता नहीं होगा, गीत होगा। ठीक है, गीत गाता रहता है। वाक्य में स्पेस अव्यय पद है। तो अव्यय आपसे परिभाषा भी पूछता है, और अव्यय कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए अव्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन पुरुष कारक, क्या भाई, लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वह शब्द क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। जैसे जब, तब, अभी, उधर,
इधर, कब, क्यों, कैसे, किंतु, परंतु, बल्कि, अतः आदि ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। और ये अव्यय आप जानते हैं कितने हैं? 4 प्रकार के। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। ठीक, तो आपको यहाँ बताना है कि इसमें वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। सही ऑप्शन इसमें अव्यय आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा। हमेशा जो है आपका अव्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला है कह रहे कि नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है। रेखांकित पद है, तो ये पूरा रेखांकित पद पूछ रहा है क्या है। सही ऑप्शन इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका सही। क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो नीली कमीज वाला लड़का जो अंडरलाइन है वह जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि सम उपसर्ग का माँ हलंत मतलब आधा माँ किस शब्द में सुनाई पड़ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही होगा। संवाद में आपका माँ जो है शब्द में सुनाई पड़ता है, संवाद आ जाएगा। अगला है करें नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पे आपको करें सौंदर्य उसकी में है, करें आंखों में है, बालों में है, हंसी में है या मुख मंडल में है। तो सही ऑप्शन आपको यहाँ बताना है। तो किस में है? तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा, हंसी में। तो सौंदर्य उसकी किस में? हंसी है। तो आपका ऑप्शन सी वाला सही भरेंगे। अगला है करें कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित पद का कारक है। तो अब आपको कारक पता होना चाहिए कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कारक भी कितने प्रकार के होते हैं? कुल 8 प्रकार के होते हैं। तो इनके याद रखना, इनके चिन्ह भी आपसे पूछे जाते हैं। तो कर्ता, पहला है कर्ता कारक, इसका चिन्ह क्या है? ने। कर्म कारक, कर्म कारण चिन्ह क्या है? को। फिर करण, करण कारक से, इसका चिन्ह क्या है? से के द्वारा, से के द्वारा। और संप्रदान, संप्रदान कारक, इसका चिन्ह क्या है? को के लिए, को के लिए। ठीक, आइए देखते हैं। तो 4 हो गए। 5वां आप देखिए, इसको हटाते तभी होगा। 5वां देखिए, 5वां क्या है? अपादान कारक, अपादान कारक, इसका चिन्ह क्या है? से, जिससे किसी अलगाव का बोध हो। 6 है संबंध, संबंध जिसका क्या है? संबंध कारक का, की, के। ठीक, और अधिकरण कारक 7वां क्या है? अधिकरण कारक, इसका क्या चिन्ह है? में, पर। और 8वां क्या है? संबोधन, हे, अरे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कारक 8। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित पद का कारक आपको यहाँ बताना है, कारक बताना है, कारक बताना है। तो कौन सा कारक है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कारण कारक है। अगला है किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। रेखांकित पद है, किस किस कहने की संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या प्रविशेषण है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, सर्वनाम है। ठीक है, अगला है करें कि वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है। रेखांकित पद है, देखिए भयंकर। तो भयंकर शब्द आपका क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द है। अगला है करें कि बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। रेखांकित अंश में अलंकार है। तो यहाँ पे आपको कौन सा यहाँ पर अलंकार है तो आपको ये बताना है। तो कौन सा भी? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो रूपक अलंकार होता है जब गुण की अत्यंत समानता की वजह से उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वसंत की तुलना जो है महंत से की गई है, तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार है। ठीक, अगला है करें कि दुबई कितना सुंदर देश है। रेखांकित शब्द, सुंदर आपको बताना है ये क्या है। करें कि प्रविशेषण है, संख्यावाची विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या विधेय विशेषण है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो सुंदर आपका कैसा भी? तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार आपके कुल 37 प्रश्न आते हैं। तो 37 प्रश्न आपके यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और डेली आपको एक हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट कराएंगे और जीएस भी कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।